Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the current electricity. Let's start. आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 7 करंट इलेक्ट्रिसिटी। और ये हमने साथ ही पढ़ना है कि हमने इस टॉपिक के अंदर कौन कौन से लर्निंग आउटकम्स को लेके साथ चलना होगा। हम स्टार्ट करेंगे करंट की डेफिनेशन से, क्योंकि पीएमसी सिलेबस के मुताबिक या पीएमडीसी सिलेबस के मुताबिक ये कहा गया है कि आपको कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी करंट होना चाहिए। तो हम करंट से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके लिए साथ साथ चलते चलते हम मूव करेंगे टुवर्ड्स ओहम्स लॉ, जो कि हमारा मेजर टॉपिक है। और ओहम लॉ से मूव करके उसकी डिपेंडेंस, जहाँ पे हम लेंथ और एरिया के लिहाज से उसका चेंज पढ़ेंगे। और उसके बाद हम मूव करेंगे टुवर्ड्स पावर, जिसको आपने बुक में पढ़ा होता है P = IV के फार्मूला के साथ। और आहिस्ता आहिस्ता हमारा यूनिट यहाँ पर जाएगा इख्तिताम की तरफ। तो आज हम डिस्कस करेंगे करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसके साथ हम पढ़ेंगे कुछ ओहम्स लॉ के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर तो हम बात करते हैं स्टूडेंट्स करंट की, तो याद रखिएगा कि करंट अगर बाय डेफिनेशन बात करें तो करंट इज बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। पर मैं ना प्रॉपर थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करूंगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन वन डायरेक्शन, जिसको आप यूनी डायरेक्शनल भी कहते हैं। वन डायरेक्शन थ्रू क्रॉस sectional area, students, that is called current। अगर हम यहाँ से बात करें करंट के सिंबल और फार्मूला की, तो करंट का सिंबल जनरली होता है I, which becomes equal to Q/T। हम इस Q को कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय T। और अगर यही एक इलेक्ट्रॉन एक सर्कल में इस तरह से रिवॉल्व कर रहा हो, तो हम इसी को कह सकते हैं NE/T, टाइम पीरियड ऑफ सर्कल, या फिर NEF। हम इन दोनों को अप्लाई करेंगे जब इलेक्ट्रॉन एक सर्कल में रोटेट कर रहा होगा। अदरवाइज दीज फार्मूलाज कैन बी फॉलोड। अगर यूनिट की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो यूनिट आ जाता है कूलम पर सेकेंड। 1 कूलम पर 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 अम्पेयर। बेसिकली जो अम्पेयर है, अम्पेयर इज SI यूनिट। ये SI यूनिट है किसका? करंट का। और अगर देखा जाए तो CGS में यूनिट चेंज होता था, डैट वाज बायॉट अम्पेयर। ठीक है। अगर हम फर्दर देखें यहाँ से, तो हम करंट को कैटेगराइज करते हैं जनरली दो वेज में। कैसे स्टूडेंट्स? हम बात करते हैं कन्वेंशनल करंट की और इलेक्ट्रॉनिक करंट की। हम बात करते हैं कन्वेंशनल करंट की, और उसके साथ हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट की। अब देखें इन दोनों में क्या फ़र्क है। कन्वेंशनल करंट जो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट था, आइडिया था करंट को लेके, वो ये था कि जब भी करंट ने मूव करना होता है तो करंट मूव करता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ, या हम यूँ भी कह सकते हैं करंट मूव करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। जैसे कि फ़र्ज़ कर लीजिए, इफ़ वी हैव दिस काइंड ऑफ रॉड
कनेक्टेड टू अ बैटरी, अगर मेरे पास ये एक रॉड कनेक्ट हो जाता है बैटरी के साथ, दिस रॉड इज कनेक्टेड टू अ बैटरी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो फिर इस पॉजिटिव टर्मिनल से चार्जेस मूव करेंगे टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वेंशनल करंट। यहाँ पे जो अगर मैं ये कहूँ कि ये वाला एंड पॉजिटिव है तो ये बात गलत नहीं है, दिस एंड इज नेगेटिव, और जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वो भी बिल्कुल ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही होती है। तो अगर मैं ये कह दूं कि कन्वेंशनल करंट मूव करता है अलोंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो स्टूडेंट्स ये बात भी बिल्कुल ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात की जाए तो हम कहते हैं कि ऐसा करंट जिसमें चार्जेस नेगेटिव टर्मिनल से मूव करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, या फिर चार्जेस मूव करते हैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, या फिर अगर इसी तरह से मैं एक रॉड ड्रॉ करूं और उस रॉड को हम जोड़ दें बैटरी के साथ, और बैटरी के साथ जोड़ने पर हम चेक करें कि जो चार्जेस की मूवमेंट है वो तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, चार्जेस आर मूविंग समथिंग लाइक दिस, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो दिस काइंड ऑफ करंट इज कॉल्ड स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक करंट। लेकिन देखें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव ही होती है, तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो या तो ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मूव करता है, या हम कह सकते हैं कि ये अलोंग माइनस ई के ऑपोजिट मूव करता है। सो दीज आर द मेन टाइप्स ऑफ करंट। अगर हम देखें तो बेसिकली हमारी बुक कॉन्सेप्ट के मुताबिक है, इस सारे कॉन्सेप्ट के मुताबिक जिस करंट को हम फॉलो करते हैं दैट इज ऑलवेज कन्वेंशनल करंट। प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉनिक चलता है लेकिन अपने बुक नॉलेज के मुताबिक हम हमेशा कन्वेंशनल को लेके चलेंगे। और अगर हम यहाँ से फर्दर देखें तो ये बात जहन में रखिएगा कि इस सारे केस के बाद हम करंट को मूव कैसे करवाते हैं। सबसे पहली बात, अगर तो हम बात करते हैं करंट की मूवमेंट की, तो अगर तो मेटल्स की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो मेटल्स में तो जितना भी करंट फ्लो करता है दैट करंट इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो करंट पास करवा रहे होते हैं। और अगर तो हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रोलाइट की, यानी कि हम बात करते हैं लिक्विड्स की। अगर हम लिक्विड्स की बात करते हैं तो उसमें इतना भी करंट फ्लो करेगा दैट इज ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस मिलकर करंट पास करवाते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, तो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर करंट कैसे मूव करता है, रिस्पॉन्सिबल कौन से चार्जेस हैं, तो याद रखिएगा कि इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर the charges responsible for the passage of current are basically electron and holes साथ में हेल्प करते हैं। और अगर तो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं गैसेस की, तो अगर तो गैसेस में से करंट पास कर रहा हो तो गैसेस में जो चीज़ करंट पास करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है दोज आर इलेक्ट्रॉन एंड आयंस, बोथ दोनों हेल्प करते हैं। अब बड़ी सिंपल सी बात देखिएगा कि हमारे इस बेसिक कॉन्सेप्ट के मुताबिक हमें एमसीक्यूज़ कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। ज़रा सबसे पहले एक फर्स्ट एमसीक्यू देखिएगा कि अगर तो एक सिलेंडर गिवन है, दिस इज अ सिलेंडर, और इसमें से
और इसके अंदर से 6.4 एम्पेयर करंट मूव कर रहा है। 6.4 एम्पेयर करंट इज मूविंग, और हमसे पूछा यह गया कि बताइए व्हाट इज द नंबर ऑफ चार्जेस फ्लोइंग पर सेकेंड, कितने मूव कर रहे होंगे। हमें अल्फा कहा जाता है 1.6 क्रॉस 10 पावर 19, बीटा इज 3 क्रॉस 10 पावर 19, चार्ली इज 4 क्रॉस 10 पावर 19, जबकि डेल्टा इज 1 क्रॉस 10 पावर 19। अब ज़रा नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला है कि I इज़ इक्वल टू एन ई बाई टी। हमने कैलकुलेट करना है n बाई टी विच इज़ इक्वल टू I बाई ई। अच्छा भला क्या आ गई I की वैल्यू? I की वैल्यू है 6.4 और E की वैल्यू है 1.6 10 पावर माइनस 19। 1.6 और ये कितना आ गया 4, और ज़रा नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 4 क्रॉस 10 पावर 19 चार्जेस मूव कर रहे हैं पर सेकेंड इफ 6.4 एम्पेयर करंट इज पासिंग थ्रू दिस। यहीं से हमें क्वेश्चन एक और कुछ ऐसा भी पूछा जा सकता है, ज़रा नोट कीजिएगा कि if 10 power 12 electrons are removed from a sphere, चार्ज विल बी। अगर हमने 10 पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया है तो चार्ज कितना होगा। फर्स्ट ऑप्शन आ गया 0.16 नैनो कूलम, वही पॉजिटिव, 0.16 नैनो कूलम नेगेटिव, 0.16 माइक्रोकूलम पॉजिटिव, 0.16 माइक्रोकूलम और नेगेटिव। अब ज़रा नोट कीजिएगा, सबसे पहले हमने चार्ज निकालना है। हमारे पास फार्मूला होता है Q इज़ इक्वल टू एन ई। हम कह सकते हैं Q इज़ इक्वल टू एन ई इज़ 10 पावर 12 times 1.6 cross 10 power minus 19 which is equal to 1.6 times minus 19 plus 12 is 10 power minus 7। इसे हम लिख सकते हैं 0.16 10 पावर माइनस 6, क्योंकि जब आप पावर को नेगेटिव में कम करेंगी तो जो -1 है वो डिवाइड होगा 1.6 से, तो 0.16 बन जाएगा, जो कि इक्वल आ गया किसके। नाउ दिस इज इक्वल टू 0.16 माइक्रोकूलम। अब सवाल पैदा हुआ कि ऑप्शन सी है या डी। आपने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई है, तो चार्ज को पॉजिटिव होना चाहिए। सो 0.16 माइक्रोकूलम, लेकिन पॉजिटिव टर्म्स में स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर कौन सा बनेगा, चार्ली बनेगा। अगर हम यहीं पर क्वेश्चन कुछ यूं देखें, ज़रा नोट कीजिएगा, क्वेश्चन हमें ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग in a circle with frequency of 50 hertz, with frequency of 50 hertz, current
विल बी, तो इसकी इस रिवॉल्विंग मोशन से करंट कितना पैदा होगा। अब जरा नोट कीजिएगा, हमें अल्फा बता दिया गया 8 क्रॉस 10⁻⁻19 एम्पेयर, बीटा इज 8 क्रॉस 10⁻⁻18 एम्पेयर, चार्ली है 8 क्रॉस 10⁻⁻20 एम्पेयर, जबकि डेल्टा है 8 क्रॉस 10⁻⁻17 एम्पेयर। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, मतलब इस तरह से हमें फ्रीक्वेंसी के वहाँ पे हम NEF लगाएंगे। फार्मूला कुछ यूँ आ जाएगा, I इज इक्वल टू NEF, N इलेक्ट्रॉन तो N1 है, चार्ज इलेक्ट्रॉन पे 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 है, फ्रीक्वेंसी 50 गिवन है 50। अच्छा मैं यहाँ पे ना इसको कुछ यूँ लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग 1.6 एज 16, तो ये बन जाएगा 16 क्रॉस 10⁻⁻20, क्योंकि ये बनेगा 1.6 आता है 16/10, जब वो ऊपर आएगा तो -20 हो जाएगा, और यहाँ पे आ गया 50 इंटू 16 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आएगा 800 क्रॉस 10⁻⁻20, 2 ज़ीरोस कट गए इसके साथ, सो 8 क्रॉस 10⁻⁻18 एम्पेयर। सो करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ ऑल दीज इज एक्चुअली बीटा। अच्छा इसके अलावा हमें MCQ वाला कैसे आ सकता है, बड़ी एक सिंपल सी बात, एक क्वेश्चन नोट कीजिएगा बड़ा सिंपल सा, वो हमें कुछ यूं कह देता है कि इफ इन अ cylindrical rod, if in a cylindrical rod 4 ampere current is passing, 4 ampere current is passing for 20 minutes, for 20 minutes. How many charges will pass? कितने चार्जेस पास कर गए होंगे अब तक। अल्फा नोट कीजिएगा 1 क्रॉस 10⁻20, बीटा नोट कीजिएगा 2 क्रॉस 10⁻22, चार्ली नोट कीजिएगा 3 क्रॉस 10⁻22, जबकि यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा 4 क्रॉस 10⁻22। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं प्रॉपर। हमारे पास तो फार्मूला गिवन है, I इज इक्वल टू NE/T। अगर यहाँ से हमने N निकालना हो तो N आ जाता है IT/E। I कितना आ जाएगा भला 4 एम्पेयर, T कितना है 20, और हर मिनट में 60 सेकंड्स भी तो होते हैं, और यहाँ पे E आ गया 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19। नोट कीजिएगा 4 इंटू 2 कितना बन जाएगा 8, 8 इंटू 6 कितना बन जाता है 8 इंटू 6 बन जाता है 48। तुम्हारे पास ऊपर इधर क्या आ गया, N आ गया 4800 बाय 1.6, और ये पावर ऊपर आके हो जाएगी प्लस की 19। स्टूडेंट्स मैं इसको लिख सकता हूँ ना 16/10, अगर मैं ये पॉइंट उड़ा दूं तो 16/10 बन जाएगा, ठीक है। 16 into 3 is 48।
अब यहाँ भला क्या बन गया, n इज इक्वल टू 3 क्रॉस 19, 2 जीरोज ये 20, 21, एक ही ऊपर आ गया 22. सो द करेक्ट आंसर इज 3 क्रॉस 10 पावर 22. ये देखिए हमने सिर्फ और अभी तक सिर्फ करंट को डिस्कस किया है और उससे क्वेश्चंस को. अब हम चलेंगे फर्दर टुवर्ड्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद. स्टूडेंट्स करंट के क्वेश्चंस को हम डिस्कस यूं भी कर सकते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए हमें एक ग्राफ दिया जाता है कुछ इस तरह से. दिस इज QT ग्राफ और हम ये बात जनरली जानते हैं कि QT ग्राफ की जो स्लोप है ना वो करंट होती है. अभी हम इसको पढ़ेंगे भी. हमें कुछ ग्राफ दिया गया कुछ इस तरह से, ये एक ग्राफ है एंड इट्स एंगल इज 30 डिग्री और कहा यह गया कि कैलकुलेट व्हाट इज करंट और हमें साथ ही ऑप्शंस कुछ यूं दे दिए गए कि करंट इज 1 एम्पेयर, करंट इज √3 एम्पेयर, करंट इज 1/√3 एम्पेयर एंड डेल्टा इज करंट इज 0 एम्पेयर. और हमें क्वेश्चन अगर इसको सॉल्व करें तो सिंपल देखिएगा, हम ये बात जानते हैं कि जो स्लोप है ना, स्लोप है y/x यानी q/t विच इज इक्वल टू करंट एंड स्लोप इज आल्सो इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा. अगर यहाँ से देखा जाए स्टूडेंट्स तो एंगल हमें कितना गिवन है भला, एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री विद x एक्सिस और tan 30 होता है 1/√3. सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1/√3 एम्पेयर. तो यही क्वेश्चन ना इसी तरह का हमें कुछ ऐसे भी पूछा जा सकता है. ज़रा नोट कीजिएगा कि हमें एक ग्राफ अगेन QT फॉर्म में दे दिया जाए और अब की बार हमें एक नहीं बल्कि 2 ग्राफ दिए जाएं, एक कुछ इस तरह से और एक इस तरह से. ये एंगल हो 30 डिग्री और ये एंगल y एक्सिस से हो 30 डिग्री. इसको नाम दे दें A, इसको नाम दे दें B और पूछा ये जाए कि व्हाट इज़ द रेशो ऑफ करंट ऑफ A टू B. हमसे रेशो डिमांड की जाए तो सिंपल देखिएगा, इसकी रेशो निकालने के लिए जो हमें ऑप्शंस दी गई हैं 4, दोज ऑप्शंस आर एक्चुअली 1/3, बीटा इज 3/1, चार्ली इज 1/√3 एंड डेल्टा इज √3/1. अब इसी बात पे ज़रा फर्दर नोट कीजिएगा कि हम रेशो ऑफ करंट्स कैसे निकाल सकते हैं. सिंपल सी बात, हम निकालेंगे दोनों की स्लोप IA/IB इज इक्वल टू टेंजेंट एंगल ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव x एक्सिस विच इज़ 30 डिग्री, जबकि I ऑफ B टेंजेंट ऑफ B, टेंजेंट ऑफ द एंगल जो B बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस. अगर ये 30 है स्टूडेंट्स तो फिर ये कितना होगा, ये 60 होगा क्योंकि x और y एक्सिस में टोटल एंगल तो 90 होता है. तो यहाँ पर आएगा टेंजेंट 60. tan 30 इक्वल किसके आ जाएगा 1/√3, जबकि टेंजेंट 60 आ जाएगा √3 विच इज़ इक्वल टू 1/3, क्योंकि √3 टाइम्स √3 बन जाएगा √3 का स्क्वायर, स्क्वायर कट जाएगा बाकी 3 बच जाएगा. सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अल्फा. अब देखा ना कैसे हमने करंट को प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया. अब हम चलते हैं टुवर्ड्स ओवर नेक्स्ट टॉपिक
जो कि है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक बड़ी सिंपल सी बात सुनिएगा, आपने एक इलेक्ट्रॉन को जनरली यूं वैक्यूम में हीट एनर्जी देकर मूव करवाना शुरू कर दिया। इस केस में जो इलेक्ट्रॉन की अपनी स्पीड होगी हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन की थर्मल स्पीड। और जो इलेक्ट्रॉन की थर्मल स्पीड है ना, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁵ मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, अगर यही इसी इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह वैक्यूम से उठा के एक कंडक्टर के अंदर प्लेस कर दें कि अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ने मूव करना है फ्रॉम वन एंड टू अनदर, और अगर ये इलेक्ट्रॉन अगर इस रॉड के अंदर मूव करना शुरू कर देता है तो इन एटम्स की वाइब्रेशन और कोलिजन की वजह से इसकी स्पीड बड़ी कम हो जाती। हम इसे कहते हैं ड्रिफ्ट स्पीड या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर यहाँ से देखा जाए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻³ मीटर्स पर सेकेंड, जिसको हम ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर पर सेकेंड भी कहते हैं। और स्टूडेंट्स, ये वो वाली स्पीड है जो आपकी बुक में यूँ लिखी हुई है कि इलेक्ट्रॉन कैन मूव सेवरल 100 किलोमीटर्स पर सेकेंड। वैसे तो वेरी करती है 10⁻4 से 10⁻6 तक होती है, पर हम 10⁻5 की रेंज में ले लेते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी वेरी करती है, 10⁻² से 10⁻5 तक होती है, लेकिन एवरेज के लिहाज से जो मोस्ट हम यूज़ करते हैं वो 10⁻³ इस्तेमाल करते हैं। और अगर यहाँ से देखा जाए तो फार्मूला जो आएगा इसकी स्पीड का, वो फार्मूला आ जाता है v = I/NEA। स्टूडेंट्स, इस केस में अगर देखा जाए तो ये जो I है ना, दिस I इज़ करंट, ये जो A है, दिस A इज़ क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस E इज़ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, and this n is not number of electron, this is actually number density, this is actually number of electrons per unit volume। ये कुछ इस तरह से है बेसिकली। तो जब किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट ज़्यादा होता है तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स की या गुजरने वाले चार्जेस की ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ज़्यादा हो जाती है। अगर तो मैं यहाँ पर बात करूँ ना आपके पास किसी नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिहाज से, जैसे मैं इस एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड की बात कर लेता हूँ कि ये एक रॉड है हमारे पास। अब देखें इस रॉड के दोनों एंड्स पे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। पहले एरिया कम था, फिर एरिया ज़्यादा हो गया। अगर मैं इस एंड को बोलूँ 1 और अगर मैं इस एंड को बोलूँ 2, तो हमें ये बात नज़र आ रही है कि जो एरिया 1 है वो एरिया 1 छोटा है किससे, एरिया 2 से। अगर एरिया 1 छोटा है तो अल्टीमेटली यहाँ पर स्पीड ज़्यादा होगी, क्योंकि देखिए, क्योंकि जो नंबर है एरिया वो इन्वर्स है किसके साथ, वेलोसिटी के साथ। लेकिन इस सारे केस में जो नंबर डेंसिटी है स्टूडेंट्स वो सेम रहेगी, उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि रॉड एक था ना। अगर मल्टीपल रॉड होते या 2 रॉड्स होते जिनमें क्रॉस सेक्शनल एरिया का फ़र्क होता कि एक रॉड ज़्यादा बड़ा है और एक रॉड छोटा सा है, तो फिर उसमें फ़र्क आता। लेकिन ये एक ही रॉड है नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस की तादाद अल्टीमेटली क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो देखिए हमने कैसे देखा कि इस केस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फ़र्क एरिया के लिहाज से भी पड़ता है। अब हम फर्दर मूव करेंगे टुवर्ड्स आवर मेन टॉपिक जो है ओहम्स लॉ। हम उसको स्टार्ट करेंगे। अब
अगर तो ओहम लॉ के लिहाज से बात की जाए तो हम इस बात को जानते हैं कि देयर इज़ अ साइंटिस्ट साइमन ओहम, जिन्होंने रिलेशनशिप असल में डिपिक्ट करना चाहा करंट और वोल्टेज का। ओहम्स लॉ बेसिकली एक साइंटिस्ट साइमन ओहम के नाम पे है और साइमन ओहम ने रिलेशनशिप निकालना चाहा था करंट और वोल्टेज का। ओहम्स लॉ ये स्टेट करता है, ओहम्स लॉ ये स्टेट करता है कि करंट is directly proportional to applied potential difference across ends of a conductor provided by बशर्त ये के physical state of the conductor remains constant, टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए। क्यों नहीं, अभी और डिस्कस करेंगे हम। ख़त्म करना है आपने इस प्रोपोर्शन को, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन आना चाहिए विच इज़ बेसिकली जी। स्टूडेंट्स, दिस जी इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। दिस जी इज़ एक्चुअली कॉल्ड कंडक्टेंस एंड दिस जी इज़ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। जब इसको हम फर्दर ओपन करते हैं तो ये फार्मूला बन जाता है I इज़ इक्वल टू V बाय R, जहाँ से आप गेन करते हैं V इज़ इक्वल टू I और हम कहते हैं कि ओहम्स लॉ का फार्मूला ये है। हमारी पीटीबी के अंदर जो लिखा हुआ है लाइन के R इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन, वो R नहीं बल्कि 1 बाय R है स्टूडेंट्स। अगर हम इससे फर्दर देखें जनरली तो I इज़ इक्वल टू जी वी से निकला V इज़ इक्वल टू आई आर, और यहाँ से अगर मैं R की बात करूँ जो कि रेजिस्टेंस है तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि रेजिस्टेंस इज़ इक्वल टू V बाय I है। अब अगर मैं इस R को देखूँ जो यहाँ पर V बाय I की फॉर्म में आ रहा है, और अगर हम मुझे क्वेश्चन यहाँ से याद आता है जब मैं करवाना चाहूँगा अब आप सबको कि इफ़ potential difference across conductor is doubled then resistance will be, और साथ ही हमें ऑप्शंस दे दी जाती हैं कि resistance is doubled, resistance is halved, resistance is same and resistance is 4 times। तो हम एक बात नहीं बोलेंगे कि वोल्टेज और करंट आपस में डायरेक्टली हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब वोल्टेज 2 टाइम्स होता है तो वोल्टेज के 2 टाइम्स होने की वजह से करंट भी ऑटोमेटिकली 2 टाइम्स हो जाता है, एंड रेशो ऑफ वोल्टेज टू करंट इट विल ऑलवेज रिमेन सेम, उसमें फ़र्क नहीं आता, और रेजिस्टेंस एक कंडक्टर की सेम रहती है, वो वोल्टेज और करंट पर डिपेंड नहीं करती। ये हमें ओहम लॉ बताता है। अगर हम यहाँ से फर्दर देखें तो नोट कीजिएगा एमसीक्यूज़ किस किस तरह से हमें आ सकते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू जो हमें यहाँ से आ सकता है डैट इज़ ग्राफ दे दिया गया है, दैट इज़ आई वी ग्राफ, और आई वी ग्राफ में हमें कुछ इस तरह से ग्राफ गिवन है, और जो इसका एंगल बनता है एक्स एक्सिस से दैट इज़ 45 डिग्री, और कहा यह जाता है कि बताइए व्हाट विल बी रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर। साथ हमें ऑप्शंस दे दी जाती हैं 1 बाय अंडर रूट 3, बीटा इज़ अंडर रूट 3, चार्ली इज़ 1 एंड डेल्टा इज़ इन्फिनिटी। तो नोट कीजिएगा जो इसकी स्लोप है ना, बेसिकली स्लोप आई वी ग्राफ की होती है आई बाय वी विच इज़ बेसिकली जी विच इज़ 1 बाय आर विच इज़ टेंजेंट 45 डिग्री।
अगर मैं यहाँ से, क्योंकि मेरा लिंक आर के साथ है ना, मैं यूँ लिख रहा हूँ कि 1/r इज इक्वल टू टेंजेंट 45 इज एक्चुअली 1, तो मैं कह सकता हूँ कि r इज इक्वल टू 1। ये तो बड़ी आसान सी बात थी, r ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू 1। सो अगर मैं यहाँ से अपना कैलकुलेशन को देखूँ, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस MCQ इज़ 1। लाजमी नहीं कि हमें हमेशा ये चीज़ें ऐसे ही पूछी जाएं, हमें ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। फ़र्ज़ कर लीजिए कि हमें VI ग्राफ गिवन है और VI ग्राफ के अंदर हमें दो ग्राफ्स गिवन हैं, एक ग्राफ इस एंगल पे जबकि सेकंड ग्राफ हमें इस एंगल पर दिया गया है, और जो वैल्यू है एंगल की वो पहले ग्राफ जिसको मैं A कह रहा हूँ इसकी वैल्यू है 30 डिग्री, जबकि सेकंड ग्राफ जिसको मैं B कह रहा हूँ इसका एंगल है 45 डिग्री। और पूछा ये जाता है कि बताइए व्हाट विल बी द रेशो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ A टू B। हमने रेशो निकालनी है। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस आ जाती हैं 1/3, बीटा आ जाता है 3/1, चार्ली आ जाता है 1/√3 और डेल्टा आ जाता है √3/1। और अब नोट कीजिएगा, हमने इसके निकालनी है रेशो। VI है तो VI की स्लोप होती है V/I विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू R, मतलब VI ग्राफ की स्लोप ही R है। तो मैंने कहा अगर RA/RB निकालना पड़े, RA/RB निकालना पड़ जाए एंड डैट इज़ इक्वल टू RA, इसका कितना एंगल है 30 डिग्री, सो टेंजेंट 30 यहाँ पर आ जाएगा और B का एंगल था 45, तो इट बिकम्स 45 डिग्री। टेंजेंट 30 इज़ 1/√3 और टेंजेंट 45 इज़ 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो RA/RB की वैल्यू आती है डैट इज़ एक्चुअली 1/√3। तो हम कह सकते हैं कि इन सारों में से चार्ली इज़ द मोस्ट सूटेबल आंसर अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। अगर हम यहाँ से देखें तो अब हम फर्दर कुछ क्वेश्चंस और करेंगे और साथ हम पढ़ें कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। स्टूडेंट्स अगर हम एक और चीज़ देखें, आपको पता है कि ओहम्स लॉ एप्लीकेबल करने के लिए हम लोगों ने एक शर्त पढ़ी थी और वो ये कि टेम्परेचर को कांस्टेंट होना चाहिए। स्टूडेंट्स टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो क्या होगा भला? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा ना तो टेम्परेचर के कांस्टेंट हो जाने की वजह से असल में उस मटेरियल की सब्सटेंस की रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है। इसीलिए हम कहते हैं कि उस सब्सटेंस की रेजिस्टेंस नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस या इसका उल्ट रेसिप्रोकल कंडक्टेंस ही तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। अगर तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ही चेंज हो गया फिर इक्वेशन कैसे वैलिड होगी? तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने का कंसर्न हमारा ये था ताकि हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन कांस्टेंट रहे। अब उसके बाद की कंडक्टेंस था। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिएगा कि ओहम्स लॉ, जो चीज़ें ओहम्स लॉ को वैलिड करती हैं या वो तमाम चीज़ें जो ओहम्स लॉ को ओबे करती हैं, दोज आर कॉल्ड ओहमिक सब्सटेंसेस। और वो तमाम सब्सटेंसेस जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते, दोज आर कॉल्ड नॉन ओहमिक सब्सटेंसेस। हम कह सकते हैं ओहमिक सब्सटेंसेस वो हैं विच बेसिकली ओबे ओहम्स लॉ। ओबे ओहम्स लॉ कैसे करते हैं कि उनका टेम्परेचर नहीं चेंज होता। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो फिर वो I डायरेक्ट V इस रिलेशन को फॉलो करते हैं, और अगर वो इसको फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स तो फिर ग्राफ ओहमिक सब्सटेंसेस का कुछ इस तरह से आता है कि ग्राफ ऑफ IV इज़ अ स्ट्रेट लाइन। हमें ओहमिक सब्सटेंसेस में स्ट्रेट लाइन
प्रोपोर्शनैलिटी गेन होती है। अगर तो स्टूडेंट्स बात की जाती है नॉन ओहमिक की, तो याद रखिएगा कि नॉन ओहमिक वो हैं विच डू नॉट ओबे ओहम्स लॉ, जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते। और अगर वो ओहम लॉ को ओबे नहीं करते, उसकी रीज़न क्या हो सकती है कि उनका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता होगा। अगर उनका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रह पाता तो फिर आई प्रोपोर्शनल वी वाला कॉन्सेप्ट भी फेल हो जाता है। और अगर ये कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है तो फिर स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शन हमें गेन नहीं होता आई वी ग्राफ के अंदर। फिर हमें आई वी ग्राफ में कुछ ऐसी लाइंस शो होंगी, या तो ऐसे या फिर ऐसे। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? जो लाइन नीचे की तरफ जा रही है इट मीन्स के टेम्परेचर के चेंज होने से करंट कम हो रहा है। करंट अगर कम हो रहा है तो दिस इज बेसिकली द ग्राफ ऑफ फिलामेंट, और जहाँ पे करंट ज़्यादा हो रहा है दिस इज बेसिकली अ ग्राफ ऑफ सेमीकंडक्टर। तो याद रखिएगा कि जब भी ओहमिक की बात की जाएगी तो इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं मेटल्स एट लो टेम्परेचर के, क्योंकि मेटल्स एट लो टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है, ओहम लॉ वैलिड आता है। लेकिन अगर तो हम बात करते हैं फिलामेंट ऑफ बल्ब, जो टंगस्टन फिलामेंट होता है, तो उसमें टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। और अगर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर डायोड की, तो डायोड सेमीकंडक्टर पे तो ओहम लॉ एप्लीकेबल ही नहीं होता, क्योंकि ओहम लॉ इज़ ओनली एप्लीकेबल ऑन कंडक्टर्स। अगर यहाँ से हम फर्दर इसको एक्सप्लेन करें तो एक जनरल एमसीक्यू मैं पूछना चाहता हूँ, एंड दैट इज़, ज़रा नोट कीजिएगा, हमारे पास ये एक आई वी ग्राफ है जिसमें हमें दो ग्राफ्स गिवन है। एक ग्राफ कुछ इस तरह से गिवन है, इसको मैं ए कह रहा हूँ, जबकि सेकंड ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, इसको मैं बी कह रहा हूँ। और क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, इनमें से पैरेलल कॉम्बिनेशन कौन सा है? ऑप्शंस आर समहाउ लाइक दिस, ए, बी, बोथ एंड नन। हमने इक्वल रेजिस्टेंसेस को इस्तेमाल किया और हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि इनमें से पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन सा ग्राफ होगा। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को समझने के लिए ना पहले हमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस का पता होना चाहिए। तो चलिए पहले उस पर बात कर लेते हैं। हम बात करेंगे सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिहाज से। जैसे कि नोट कीजिएगा, मैं यहाँ पे इसके कॉम्बिनेशन ड्रॉ करने लगा हूँ कि उनकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सीरीज़ और फिर हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन पर। सीरीज कॉम्बिनेशन मीन्स कि हमने रजिस्टर्स को आपस में कनेक्ट करना है एंड टू एंड। एंड टू एंड का मतलब है कि अगर रजिस्टर एक ये है तो इसके साथ ही फर्दर एक और। इस किस्म के कॉम्बिनेशन के अंदर जो आर इक्वलेंट होता है वो R1 प्लस R2 आता है स्टूडेंट्स। और अगर मेरे पास तमाम रेजिस्टेंसेस की वैल्यू सेम हो, अगर सेम आर हो, तो फिर हम कह सकते हैं कि जो आर इक्वलेंट है वो एन आर होता है, जिसको हम आर मैक्सिमम भी कहते हैं। और देखें, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है ना तो इन सारे रजिस्टर्स के अंदर करंट सेम होता है। हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है,
जबकि जो वोल्टेज है, वोल्टेज वेरी करता है हर रजिस्टर के ऊपर, डिपेंडिंग अपॉन उनकी वैल्यूज़ क्या है। वैल्यू सेम होगी आर की तो फिर वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा, वरना वेरी कर रहा होता है। अगर पैरेलल की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो हम कहते हैं कि पैरेलल में रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड साइड बाय साइड, और अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। हमारे पास इस तरह से कम्बिनेशन होगा। अगर इनके वैल्यूज़ R1, R2 और R3 होती तो हम कहते कि यहाँ पर जो R इक्वलेंट है ना, दैट इज़ इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और अगर तो वैल्यू सब रजिस्टर्स की सेम होती तो फिर आता R इक्वलेंट इज इक्वल टू R/N, जिसको हम R मिनिमम भी कहते हैं। पर अगर वैल्यू सेम होती, अगर वैल्यू सेम ना होती और दो रजिस्टर होते फॉर टू डिफरेंट रजिस्टर, फॉर टू डिफरेंट रजिस्टर्स, हम कह सकते हैं ये बात कि जो R इक्वलेंट है वो प्रोडक्ट बाय सम आता है, यानी R1 R2 बाय R1 प्लस R2। अब देखिएगा कि सीरीज़ के अंदर जो हमें R इक्वलेंट गेन होता है ना, वो हमेशा बड़ा होता है R इंडिविजुअल से, जबकि पैरेलल में जो R इक्वलेंट गेन होता है वो छोटा होता है R इंडिविजुअल से। ये बातें हमें सिंपल याद रखनी होंगी। अब देखिएगा किसका मिनिमम होता है, सीरीज़ के पैरेलल, पैरेलल में R कम हो जाती है। हमसे पूछा गया कि बताएं इन दोनों में से कम रेजिस्टेंस किसकी है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कौन सा है। तो नोट कीजिएगा कि आई वी की जो स्लोप होती है ना, स्लोप ऑफ आई वी वो होती है आई बाय वी, वो होती है जी, जिसको हम 1/R भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, जिसकी स्लोप कम होगी ना उसकी R की वैल्यू ज़्यादा होगी, और जिसकी R की वैल्यू कम उसकी स्लोप ज़्यादा होगी। हमने देखना है पैरेलल, हमने देखना है किसकी R की वैल्यू कम है, तो हम देखेंगे कि किसकी स्लोप ज़्यादा है। तो इनमें से स्लोप किसकी ज़्यादा है, B की। सो B इज़ द करेक्ट आंसर इन दिस केस। अब अगर क्वेश्चंस मैं यहाँ से देखूँ तो कुछ बड़े जनरल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन ना आपको कम्बिनेशन से नहीं आता, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको कम्बिनेशन से वो नहीं पूछता, लेकिन इनकी हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। जैसे कि एक उससे पहले छोटी सी बात याद रखेंगे हम, छोटी सी बात हम ज़रा उससे पहले याद रखेंगे। एक ना शो था KBC, कौन बनेगा करोड़पति। तो आपने याद रखना है कि दिस K इज बेसिकली स्प्रिंग्स, दिस B इज बेसिकली bulbs, and this C is basically capacitor। इन तीनों का सेम कॉम्बिनेशन मेथड होता है। ये तीनों सीरीज में रेसिप्रोकल्स में आते हैं, जबकि पैरेलल्स में ऐड होते हैं, जबकि रेजिस्टेंस इनके उल्ट काम करता है। रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड होता है, जबकि पैरेलल में रेसिप्रोकल्स की फॉर्म में आता है। ये आपको हेल्प करेगा जज करने में, असेस करने में कि मैंने किसको फौरी कैसे सॉल्व करना था। ज़रा क्वेश्चन देखिएगा जल्दी से। फर्स्ट कर लीजिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि दिस इज अ रजिस्टर कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से, और साथ यहां पर बैटरी भी अटैच है। दिस इज बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव। हमारे पास बैटरी यहां पर मौजूद है 10 वोल्ट की, जबकि यहां पर R मौजूद है, दिस इज 30 ओम,
this is 10 ohm, 20 ohm, this is 8 ohm and 22 ohm। हमसे पूछा मेनली ये गया है कि बताइए इस सर्किट के अंदर टोटल करंट कितना होगा, व्हाट विल बी द टोटल करंट इन दिस सर्किट। हमें 7 ऑप्शन दे दी गई हैं। 0.5 एम्पेयर, 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर और 3 एम्पेयर। तो नोट कीजिएगा, सबसे पहले आपने सॉल्व करना है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। हमारे पास ये वो कॉमन पॉइंट है जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं कॉम्बिनेशन। करंट के पास करने के ये 3 तरीके हैं, तो इट मीन्स कि दीज 3 आर पैरेलल टू ईच अदर। जो करंट यहाँ से ऊपर जा रहा था वही करंट इसमें से ही, जो करंट 10 से पास कर रहा है वही करंट 20 से पास कर रहा है। इट मीन्स दीज 2 आर इन सीरीज। करंट सीरीज में सेम होता है। हमने कहा 10 एंड 20 सीरीज में है, तो ऐड करेंगे तो आंसर आ गया 10 + 20 इज इक्वल टू 30। तो जो ये वाली ब्रांच है इसकी इक्वलेंट 30 ओम है। अब इसको देखते हैं, जो करंट 8 में से पास कर रहा था वही करंट 22 में से पास कर रहा है, तो दीज 2 आर इन सीरीज। और जो इस ब्रांच का इक्वलेंट है वो भी 30 ओम है, जबकि ये 30 एंड ये 30 3 इक्वल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर इक्वल लगी होती हैं पैरेलल में तो हम उसको सॉल्व करते हैं R/N से। 30/3 is equal to 10 ohm. This is basically equivalent resistance of complete circuit. अगर मैं इसको सॉल्व करूं प्रॉपर तो आगे कहा जा सकता है कि I निकालना है, I इज इक्वल टू V/R इक्वलेंट। V कितना है 10, R इक्वलेंट कितना है 10, तो आंसर इज 1 एम्पेयर। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन एक और हमसे कुछ पूछा यूं भी जा सकता है, नोट कीजिएगा कि इफ दिस इज अ सर्किट या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ये है 2 ओम, 3 ओम एंड 5 ओम, और जो करंट इसमें से पास कर रहा है that is actually 1 एम्पेयर। तो कहा गया कि बताइए कि वोल्टेज ड्रॉप ऑन, इसे कह रहा हूँ R1, R2 और R3, वोल्टेज ड्रॉप ऑन R2 कितना होगा। साथ हमें ऑप्शन दे दी गई हैं, एक आ गया 1 वोल्ट, बीटा आ गया 2 वोल्ट, चार्ली आ गया 3 वोल्ट और डेल्टा आ गया 5 वोल्ट। वोल्टेज ड्रॉप निकाल लें। स्टूडेंट्स, सीरीज में वोल्टेज ड्रॉप वेरी कर रहा होता है, हम इसको निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ ओहम्स लॉ। देखें सीरीज में सब पे करंट तो सेम रहता है ना, आर बदलेगा तो वोल्टेज ड्रॉप बदलेगा। करंट तो सबके पास एक ही है 1 एम्पेयर। आर किस पे निकालना है हमने, R2 पे, तो R2 की वैल्यू क्या है 3। सो 3 × 1 इज इक्वल टू 3 वोल्ट। तो स्टूडेंट्स, जो R2 पे ड्रॉप हो रहा होगा वो 3 वोल्ट हो रहा होगा। ऐसा ही क्वेश्चन मिलता जुलता हमसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अगर तो एक कॉम्बिनेशन कुछ यूं बनाया जाता, अब ज़रा नोट कीजिएगा, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। एक आर ये गिवन है, एक आर ये गिवन है और हमें एक आर गिवन है यहाँ पे। दिस इज R1, दिस इज R2, जबकि दिस इज R3। और यहाँ पे जो इनकी वैल्यू है, दिस इज 2 ओम, दिस इज 3 ओम, दिस इज 5 ओम, और
जो साथ बैटरी अटैच है, दिस बैटरी इज एक्चुअली 10 वोल्ट। कहता बताइए वोल्टेज ड्रॉप ऑन R1 कितना होगा, R1 पे कितना ड्रॉप होगा। हमें साथ ही ऑप्शंस दे दी गई 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 10 वोल्ट। तो नोट कीजिएगा, हमने कहा करंट आया, अब आगे का के करंट डिवाइड हो रहा है, करंट डिवाइड होगा तो फिर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर ये बात याद रखिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट वेरी करता है, वोल्टेज नहीं। हर पैरेलल में जुड़े हुए रेजिस्टर पर वोल्टेज सेम होता है, डायरेक्ट वही जो बैटरी का होता है। इसको भी 10 मिल रहा है, इसको भी 10, इसको भी 10, तो इन सारों का वोल्टेज ड्रॉप एक ही है एंड दैट इज 10 वोल्ट। इसको ना बड़ी आसानी के लिए मैं कुछ आपको यूँ समझा सकता हूँ, सिंपल है, देखिएगा। फर्ज कीजिए हमने बात पढ़ी होती है कि जो वोल्टेज ड्रॉप होता है ना, वो वोल्टेज असल में होता है W/Q या जूल पर कूलम। असल में वोल्टेज होता है कि कितनी एनर्जी पर कूलम चार्ज के पास है। ये बात अपने ध्यान में रखें कि वोल्टेज इज इतनी एनर्जी, इतने जूल एनर्जी पर कूलम चार्ज के पास है। चार्जेस आए 1 एम्पेयर, मैं फर्ज कर लेता हूँ कि 10 चार्जेस हैं, ठीक है। 10 चार्जेस आ रहे हैं और उन 10 चार्जेस के पास जो एनर्जी है ना वो 10 जूल है एक कूलम के पास। अब नोट कीजिएगा, R1 में से 10 गुजरे, लेकिन R1 तो रेजिस्टेंस है, कुछ एनर्जी तो लॉस करवाएगी, कुछ एनर्जी 2 पे लॉस हो गई। जब यहाँ से चार्जेस इधर आ गए ना स्टूडेंट्स, तो तादाद उनकी 10 नहीं रही, लेकिन एनर्जी उनके पास 10 नहीं रही, वो 8 हो गई। जब आगे चलेंगे ना, अब R2 भी रेजिस्टेंस है, ये भी ओपोज करेगी, इस पे एनर्जी ड्रॉप करेंगे, खुद आगे चले जाएंगे, तादाद फिर भी 10 नहीं रही, पर एनर्जी 5 वोल्ट हो गई। R3 फिर ऑपोजिशन है, फिर इसमें से पास किया, तादाद 10 नहीं रही, लेकिन एनर्जी 0 हो गई। आप मुझे बताएं, सीरीज में हर रेजिस्टर से गुजरने के बाद क्या नंबर ऑफ चार्जेस में फ़र्क आया? नहीं आया। करंट सेम, लेकिन क्या उनके एनर्जी कम हुई? तो वो तो हुई, तो वोल्टेज सबको वेरी चेंज मिल रहा था। 10 में से इसमें से निकला, उसमें से 8 में से, उसमें से 5 में से। अब देखते हैं पैरेलल को। हम फर्ज करते हैं कि ये हैं 10 चार्जेस जिनके पास एनर्जी है 10 वोल्ट, मतलब कि 10 वोल्ट पर कूलम, मैं कहना चाह रहा हूँ, सॉरी 10 जूल पर कूलम उनके पास पोटेंशियल है। जैसे ही वो यहाँ पे आए ना, तो चार्जों से गुजरने के लिए मिले 3 रास्ते, तो वो सारे हो गए डिवाइड कैसे? फ़र्ज़ कीजिए ऊपर चले गए 5 चार्जेस, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस कम थी, यहाँ चले गए 3 चार्जेस, जबकि नीचे आ गए 2 चार्जेस। अब पीछे से तो 5 आ रहे थे, लेकिन R1 को मिले, पीछे से 10 आ रहे थे, लेकिन R1 को मिले 5 चार्जेस। तो क्या R1 को करंट वही मिला जो सर्किट में था? क्या नंबर ऑफ चार्जेस सेम रहे? तो वो तो नहीं रहे, करंट वेरी कर गया। पीछे से 10 चार्जेस आ रहे थे, R2 को 3 मिले, क्या नंबर ऑफ चार्जेस सेम मिले? नहीं, चेंज हो गए, करंट बदल रहा है ना। लेकिन जो 5 ऊपर जा रहे हैं उसमें एनर्जी कितनी है उनके पास? 10 जूल। कितने के पास? 1 कूलम के पास। जो 3 यहाँ पे जा रहे हैं, एनर्जी कितनी है? 10 जूल 1 कूलम के पास। 2 नीचे जा रहे हैं, एनर्जी कितनी है? 10 जूल 1 कूलम के पास। इलेक्ट्रॉन्स, चार्जेस, उनकी तादाद वेरी कर गई, लेकिन एनर्जी सबके पास सेम थी। तो हम कह सकते हैं कि इस केस में करंट वेरी करता है, लेकिन पोटेंशियल तो सेम रहता है ना। स्टूडेंट्स, ये था आपका ओहम्स लॉ। फर्दर बाकी डिस्कस होगा नेक्स्ट लेक्चर में।